प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल ईयर का 8th बी पेपर क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत सफेद पोश अपराध या व्यावसायिक अपराध पर चर्चा करेंगे। आज हम अपराधी बनने की प्रक्रिया, विभिन्न संपर्क के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। रॉबर्ट लेन के अनुसार कुछ धंधों में ऐसे तर्क देकर कि व्यापार होता है या अच्छे व्यापार की यह मांग है, ऐसी प्रविधियां सीख सकता है जिसकी सहायता से वह कानून का उल्लंघन कर सकता है। अवैध व्यापार का यह क्रम पहले से ही एक व्यवसाय में लगे व्यक्ति से नए व्यक्तियों में उदय होता है और फैलता है, और इस प्रकार एक व्यवसाय संस्था से दूसरे में फैलता है। यह अनैतिक और अवैध प्रथा स्थिति के अनुरूप व्यापार के एक हिस्से के रूप में फैलती है, और कानून के उल्लंघन के ये तर्क विभिन्न संपर्कों द्वारा दूसरों तक पहुंचाए जाते हैं। उल्लंघन के तरीके व्यापारियों से बातचीत के द्वारा तथा प्रेस और व्यापार पत्रिकाओं में इससे संबद्ध वर्णनों द्वारा सीखे जाते हैं। क्लीनार्ड और क्वेने ने कहा है कि यद्यपि विभिन्न संपर्क के सिद्धांत के प्रकाश में अनेक व्यावसायिक अपराधों की व्याख्या की जा सकती है, फिर भी इस सिद्धांत की सभी प्रकार के मामलों की व्याख्या के लिए कई सीमाएं हैं। कई व्यक्ति इस प्रकार के व्यवहार में हिस्सा नहीं लेते, यद्यपि वे इसकी प्रविधियों और उल्लंघन के तर्कों से परिचित होते हैं और इसी प्रकार की जानकारी रखने वाले लोगों के साथ यथाकथा संपर्क बनाए रखते हैं। वास्तव में सभी व्यापारी अपने व्यापार में अवैध कार्यों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन लोग अपनी भूमिका से संबद्ध परिवर्तनों और सामान्य सामाजिक मूल्यों के प्रति अपने दृष्टिकोणों के अनुरूप व्यावसायिक अपराध के लिए आए अवसरों को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। अन्य लोगों के प्रति कुछ लोगों का नकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है, फिर भी व्यापारिक प्रतिष्ठा के प्रति उनका सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है। श्वेत वसन या सफेद पोश अपराध के इफेक्ट या प्रभाव। नंबर 1, समाज पर इसका आर्थिक प्रभाव या आर्थिक नुकसान निम्न वर्गीय सामाजिक आर्थिक वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किए गए साधारण आर्थिक अपराधों की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर होता है। चोरी और सेंधमारी के कारण औसत नुकसान 5,000 रुपए से कम होता है, जबकि इन अपराधों से 50,000 के आसपास की आय कभी कभी ही होती है और 1 लाख या अधिक वाले मामले तो विरले ही होते हैं। दूसरी ओर व्यापारिक संगठनों, कॉरपोरेशनों, ट्रस्टों और कंपनियों द्वारा लाखों करोड़ों रुपए के गबन और धोखाधड़ी के कांड वर्ष में 1-2 सामने आते हैं। नंबर 2, साधारण अपराध पीड़ित व्यक्तियों को कुछ असुविधा प्रदान करते हैं। गंभीर अपराध सामान्य सामुदायिक परेशानियां पैदा करते हैं, तो श्वेत वसन अपराध जन मनोबल को कम करते हैं, विपत्ति की भावना फैलाते हैं और सामाजिक विघटन पैदा करते हैं। नंबर 3, यद्यपि समाज में बड़ी संख्या में श्वेत वसन अपराध किए जाते हैं, फिर भी बहुत कम व्यक्तियों पर अभियोग चलता है और बहुत कम को दंडित किया जाता है। बड़ी संख्या में अपराधी अपने आर्थिक और सामाजिक प्रभाव के कारण दंड से बचे रहते हैं। श्वेत वसन अपराध के आरोपी व्यक्तियों के प्रति न्यायालय भी नरमी का रुख अपनाते हैं। नंबर 4, समाज को श्वेत वसन अपराध से सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि श्वेत वसन अपराधियों से निपटने के लिए अपराधी कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने के रास्ते में निहित स्वार्थ बाधा पैदा करते हैं। नंबर 5, श्वेत वसन के विषय में पर्याप्त ज्ञान का अभाव भी अपराध शास्त्र के कारण संबंधी सिद्धांतों को तोड़ने मरोड़ने में योगदान करता है, क्योंकि अधिकतर अपराध शास्त्रियों ने अपने आंकड़ों को न्यायालयों और कारागारों के भीतर तय किए जाने वाले मामलों तक ही सीमित रखा है। समाजीय प्रतिक्रिया। श्वेत वसन अपराधी के प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया परंपरागत अपराधी के प्रति प्रतिक्रिया से भिन्न होती है। ऐसा इसलिए कि उनके द्वारा तोड़े जाने वाले अधिकतर नियम अपराध संहिता का भाग नहीं होते, क्योंकि श्वेत वसन कानून का एक बड़ा भाग व्यापार, पेशेवर क्रियाकलापों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को नियमित एवं संचालित करता है। सदरलैंड ने न्यायिक एजेंसियों की अपेक्षा प्रशासनिक एजेंसियों पर बल देते हुए 3 व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। दिए हुए है पेशे की परिस्थिति, दंड से हटकर सामान्य प्रवृत्ति तथा श्वेत वसन अपराधों के प्रति जन आक्रोश में सापेक्ष कमी। अपराधी परिस्थिति का लेबल श्वेत वसन अपराधियों को छोड़कर परंपरागत अपराधियों पर ही क्यों अंकित किया जाता है? एक, श्वेत वसन अपराधियों का पता लगाना बड़ी समस्या है। दूसरे, जनमानस एवं न्यायाधीश श्वेत वसन अपराधियों को अभियुक्त ठहराने की अनिच्छा दर्शाते हैं, क्योंकि उन अपराधियों के पेशे या व्यवसाय की सामान्य प्रतिष्ठा अड़े आती है और क्योंकि वह डर जाता है और कि उस व्यवसाय से समुदाय को होने वाले लाभ पर बुरा असर पड़ेगा।
आखिरी या विश्वास किया जाता है कि निम्न वर्गीय परंपरागत अपराधियों की भांति ही मध्यम व उच्च वर्गीय श्वेतवसन अपराधी अपराधिता से मुक्त होते हैं। अतः यद्यपि सैद्धांतिक रूप से परंपरागत अपराधियों और श्वेतवसन अपराधियों को न्याय की मांग के अनुसार तो एक ही प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए, फिर भी दंड की गंभीरता में कमी करना ही वांछित नीति है। श्वेतवसन अपराध की आलोचना। नंबर 1, श्वेतवसन अपराध कानूनी शब्द नहीं है जो कि कुछ अपराधी कृत्यों को संदर्भित करता हो। यह विशेष रूप से उन अपराधी कृत्यों की ओर संकेत नहीं करता जिनकी ओर इसका इशारा होता है। नंबर 2, यह एक विशेष प्रकार के व्यक्ति का उच्च आर्थिक सामाजिक वर्ग संदर्भित करता है, लेकिन निश्चित आधार नहीं दर्शाता जिससे इसमें लिप्त व्यक्ति के सामाजिक वर्ग का निर्धारण किया जा सके। नंबर 3, श्वेतवसन अपराध शब्द को आमतौर पर संदर्भित करने वाले कृत्यों को परिभाषित करने वाले अपराधी कानून अपराधियों के सामाजिक वर्गों को बताने में कोई अंतर नहीं करते। अतः अपराधी सांख्यिकी के ऐसे कोई सरकारी स्रोत नहीं है जिनमें श्वेतवसन अपराध की घटनाओं का अनुमान लगाया जा सके। अपराधी कानून और इसकी प्रक्रिया में अनेक अपूर्णताएं हैं। निर्दोषों को बचाने के लिए बनाए गए निरोधक उपायों का अनादर करना इसका कोई इलाज नहीं है। इस अपराध के प्रति सही धारणा यह होनी चाहिए कि व्यावसायिक अपराध की परिभाषा पुनः की जाए, अपराधी कानून में सुधार किया जाए, इसके प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए और आरोपी पर निष्पक्ष किंतु सख्ती से मुकदमा चलाया जाए। धन्यवाद।